Hello friends, how are you? In our previous class, we finished our lesson number 18, that is Indian scientist and their biography and their achievements. Okay, now in today's class, I am starting lesson number 12. Lesson number 12, that is main natural resources. That is main natural resources. As per our syllabus, its marks are 4. दैट मीन्स इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन आंसर आते हैं. नॉर्मल जो पैटर्न है दैट इज 1+4. 1+4 दैट मीन्स एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आता है इसमें से 4 नंबर का. तो अगर अपन एग्जाम वेटेज की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया ये भाई. 5% हो गया ना 80 नंबर का, तो 5% का वेटेज रखने के कारण से दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ओके, थ्योरेटिकल है, काफ़ी इजी चैप्टर है. इसीलिए मैं पहले ये थोड़े से इजी वाले पोर्शन से इनको अपन फटाफट फिनिश करते हैं, फिर बाद में जो फिजिक्स है और बायो वाला जो बचा हुआ पोर्शन है उसकी बात करेंगे. ओके, नाउ मेन नेचुरल रिसोर्सेज. एवरी लिविंग बीइंग, पहले अपन थोड़ा सा यहाँ पे एनवायरनमेंट की स्टार्ट में अपन बात कर लेते हैं क्योंकि इसमें बार बार में वर्ड आएगी. एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सराउंडेड बाय वेरियस लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने चारों तरफ लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स से सराउंडेड होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल एयर, लाइट, वाटर नॉन लिविंग्स हो गया, जबकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो प्लांट हैं, एनिमल्स है, दैट आर लिविंग्स. तो अपन बोल सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने चारों तरफ नॉन लिविंग्स और लिविंग से एक तरीके से कवर्ड होते हैं. ये जो लिविंग्स है जिनके लिए बायोटिक वर्ड काम में लेते हैं, क्या बोला जाएगा? बायोटिक. और जो नॉन लिविंग्स हैं उनके लिए बोला जाएगा एबायोटिक. बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स मेक इट एनवायरमेंट, यानी कि इनका कॉम्बिनेशन जो है, बायोटिक और एबायोटिक का जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है, दैट इज एनवायरमेंट. राइट. सिंपल वर्ड में अपन बोले एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग, एनवायरमेंट. ओके, सराउंडिंग्स, वो सभी चीजें जो हमें घेरे हुए हैं वो हमारा एनवायरमेंट कहलाती है सिंपल लैंग्वेज में. दैट मीन्स अगर अपन ऊपर वाली डेफिनेशन में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो अपन बोल सकते हैं एनवायरमेंट मीन्स बायोटिक यानी कि लिविंग प्लस एबायोटिक दैट इज नॉन लिविंग्स. ओके, अब थोड़ा सा अपन एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर सकते हैं अपन. द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन इज डिपेंड्स ऑन नेचर एंड इट्स रिसोर्सेज. हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो नेचर और उसके रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है. देयरफॉर ह्यूमन हैज बीन रेस्पेक्टिंग नेचर फ्रॉम एंशिएंट टाइम. इसीलिए हमने बहुत पहले के टाइम से ही रिसोर्सेज, नेचर, इसकी रेस्पेक्ट करते रहे हैं. चाहे आज वर्ल्ड में हमें कितना ही एक तरीके से अनप्रोग्रेसिव बोलते हुए बोला जाए कि भाई ये एनिमल्स की वर्शिप करते हैं या जो माउंटेन्स हैं उनकी वर्शिप करते हैं या रिवर्स को भी हम एज ए जो, जैसे फॉर एग्जांपल अपन गंगा को मदर बोलते हैं. तो यहाँ पे मदर का मतलब ये नहीं कि वो एक तरीके से हमारी मदर की प्लेस ले लिया. उसका मतलब है कि जिस तरीके से एक मदर हमें लाइफ देती है उसी तरह से जो गंगा रिवर है वो इंडिया के जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, जो मैदानी इलाके जो हैं उसमें से फ्लो करते हुए वहां पर लाइफ के सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करती है, लाइफ बनाए रखती है. बिकॉज दैट वाटर इज यूज इन द ड्रिंकिंग फॉर एग्रीकल्चर. ओके, दैट्स, हमने उसको एक रेस्पेक्ट देते हुए मदर की बात की. इसी तरह से काऊ मिल्क की बात की. काऊ मिल्क जो है वो काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस माना जाता है, इसलिए काऊ जो थी उसको हम एक तरीके से मदर के तौर पर हम उसकी वर्शिप करते हैं. तो ये एक हमारा एक वे था नेचर को एक तरीके से रेस्पेक्ट देने का. इवन हम तो जो माउंटेन्स है, जो माउंटेन्स या जो उनकी रेंज है, माउंटेन रेंज है, उनको भी हम रेस्पेक्टफुल वेज से अपन उनकी वर्कशिप्स करते हैं.
तो ये एक तरीके से हमारा एक तरीका था नेचर और उसके रिसोर्सेज की रेस्पेक्ट करने का. ओके, बट ड्यू टू इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, many natural disasters like the flood, drought, landslide, epidemics are occurring. लेकिन जैसे जैसे हमने पहले तो हम रेस्पेक्ट करते थे तो उनकी केयर भी करते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारे अंदर जो इनको इनडिस्क्रिमिनेट वे के अंदर या इनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने की हमारे अंदर टेंडेंसी बढ़ी है, वैसे वैसे बहुत सारे जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, चाहे वो फ्लड हो यानी कि बाढ़ हो, चाहे ड्रॉट हो यानी कि सूखा हो, चाहे लैंडस्लाइड हो यानी कि पहाड़ वगैरह का खिसकना हो, चाहे एपिडेमिक्स महामारियां जैसे कि कोरोना, ये हम नेचर के अंदर देख रहे हैं. गॉट इट? दैट मीन्स हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन आज के टाइम पर अपन कर रहे हैं. ओके, इन द एंशिएंट इंडियन कल्चर आवर एंसेस्टर्स गेव इंपॉर्टेंस टू नेचर. हमारा जो प्राचीन जो हमारी कल्चर है उसमें अगर अपन देखें तो हमने हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने नेचर को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है. दे बिलीव्ड, अब जैसे अपन वैदिक टाइम की अपन बात करें, दे बिलीव्ड इन वैदिक टाइम, दे बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द पंच तत्व. जो वैदिक टाइम में जो हमारे जो एंसेस्टर जो थे वो पंच तत्व यानी कि सन, स्काई, अर्थ, वाटर, फायर, इनके अंदर बिलीव करते थे कि जो ह्यूमन बॉडी है या ऑल जो लिविंग थिंग्स हैं नेचर के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो इन 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है. एंड बाय वर्शिपिंग दीज तत्व दे एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द नेचर टू मैनकाइंड. इसकी वर्कशिप करते हुए, पूजा करते हुए उन्होंने मैनकाइंड यानी कि मनुष्य को नेचर की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया. गॉट इट? तो हम स्टार्ट से ही इनके बारे में अपन बात कर रहे हैं. ओके ना, अब आते हैं अपन चैप्टर के मेन पॉइंट की तरफ, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज. सबसे पहले अपन रिसोर्स की बात करें. किसे रिसोर्स बोलते हैं? एवरी ऑब्जेक्ट विच इज यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ह्यूमन इज कॉल्ड रिसोर्स. कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको ह्यूमन बीइंग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज करता है, क्या करता है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिसको अपन यूज करते हैं वो क्या कहलाती है? हमारे लिए रिसोर्स कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल अपन प्लांट्स का यूज करते हैं, एनिमल्स का यूज करते हैं, मिनरल्स का यूज करते हैं, तो ऑल ऑफ दीज आर रिसोर्सेज. ओके, अगर अपन नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, द रिसोर्स और नेचुरल सब्सटेंसेज विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, या तो अपन बोल सकते हैं वो रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स या नेचुरल सब्सटेंस जो कि हमें नेचर से मिलता है, and directly used by us without any change are called natural resources. और जिसको हम बगैर किसी चेंज के डायरेक्टली यूज करते हैं, बगैर किसी चेंज के डायरेक्टली यूज करते हैं तो वो कहलाएगा हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स. गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल वुड डायरेक्टली अपन यूज करते हैं. तो यहां पर ध्यान रखना, डायरेक्टली यूज का मतलब ये नहीं कि उसको काटते नहीं है. डायरेक्टली यूज का मतलब है उसमें हम केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं लाते. गॉट इट? डायरेक्टली हम उसका, हाँ, शेप वगैरह अपन बदलते हैं, वो तो भाई अपने को जैसा चाहिए उसके हिसाब से अपन एडजस्ट करते हैं. तो शेप वगैरह का चेंज का कंसिडरेशन नहीं है यहाँ पर. चेंज का मतलब है उसके केमिकल कंपोजिशन में. तो विदाउट केमिकल कंपोजिशंस यानी कि जो उसकी प्रॉपर्टीज है उनको एज इट इज रखते हुए जब अपन उसका यूज करते हैं किसी भी नेचुरल रिसोर्स का, तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए? किसी भी नेचुरल सब्सटेंस का यूज करेंगे तो हमारे लिए क्या कहलाएगा? नेचुरल रिसोर्स. ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज की टाइप्स. नेचुरल रिसोर्सेज जो है उन्हें कई तरीके से क्लासिफाई किया जाता है. सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट एंड यूज. किस तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है और किस तरीके से उसका अपन यूज करते हैं. सेकंड आएगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनेशन, कहां से हम उसको ऑब्टेन करते हैं उसके बेसिस पर. थर्ड आएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि वर्ल्ड वाइड वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. ओके, तो ये 3 मेन बेसिक्स हैं हमारे क्लासिफिकेशन की. सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट एंड यूज. किस तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से उसका यूज करते हैं.
सबसे पहला है एक्चुअल और रियल रिसोर्स। एक्चुअल या रियल रिसोर्स, जिसको हिंदी में बोले तो अपन बोल सकते हैं वास्तविक रिसोर्स। दैट मीन्स जिसका हम रियल में हम यूज कर रहे हैं, करंट टाइम में जिसका अपन यूज कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एक्चुअल या रियल रिसोर्स। ओके, दोज रिसोर्सेज वोज स्ट्रक्चर और क्वांटिटी, वैसे पर्टिकुलरली यहां पर और की जगह एंड ज्यादा सही रहता है वर्ड, तो एंड यूज करेंगे अपन। those resources whose structure and quantity is known to us and we are using them in the present time are called actual resources। ऐसा कोई भी रिसोर्स जिसका बारे में हमें, जिसकी स्ट्रक्चर और क्वांटिटी के बारे में हम जानते हैं, स्ट्रक्चर मतलब हमें उसका कैसे यूज करना है, कैसे हमें उसका यूज करना है, इसके बारे में हम जानते हैं। क्वांटिटी के बारे में जानते हैं कि भाई कहां पर वो अवेलेबल है, कहां कहां अवेलेबल है, ओके, और कितने अमाउंट में अवेलेबल है, ताकि हम उसका यूज प्रॉपरली कर सकें। तो उसकी क्वांटिटी और स्ट्रक्चर जो है उसका अगर हमें पता है और प्रेजेंट टाइम में हम उसका यूज कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए एक्चुअल रिसोर्स। जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर कोल, या सऊदी अरेबिया में पेट्रोल, या फिर महाराष्ट्र के अंदर ब्लैक सॉइल। तो ये जो है हमारे लिए नॉन अमाउंट है, कि तो पर्टिकुलर मैंने प्लेस का नाम बोल दिया, इंडिया में कोल तो पर्टिकुलर लोकेशन आ गई ना, या सऊदी अरेबिया में पेट्रोल, गॉट इट, या महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल। तो पर्टिकुलरली हमें जिसके बारे में पता है, दैट्स कम इन द कैटेगरी ऑफ एक्चुअल और रियल रिसोर्स। उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्चुअल और रियल रिसोर्स बोला जाता है, गॉट इट। सेकंड आता है पोटेंशियल और पॉसिबल रिसोर्सेज। सेकंड वन है पोटेंशियल और पॉसिबल रिसोर्सेज। दैट मीन्स जिसके बारे में हमें, जिसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। एग्जैक्ट क्वांटिटी और स्ट्रक्चर जो है वो हमारे लिए अगर अननोन है, स्ट्रक्चर और एग्जैक्ट क्वांटिटी अगर हमारे लिए अननोन है, देन, और करंटली जिसका हम यूज नहीं कर रहे, मे बी पॉसिबल फ्यूचर में यूज कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमें उसकी क्वांटिटी और जो स्ट्रक्चर है वो हमें नहीं पता, तो अभी हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मे बी पॉसिबल फ्यूचर में जब हमें इनके बारे में पता होगा तो हम यूज कर पाएंगे। वो कहलाते हैं हमारे लिए पॉसिबल रिसोर्सेज, गॉट इट। जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, ओशनिक एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ पोटेंशियल और पॉसिबल रिसोर्सेज। अब यहां पर एक छोटा सा वर्ड आता है, उसको ध्यान रखना। न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर यूरेनियम का एक वर्ड आता है, यूरेनियम इन लद्दाख। लद्दाख के अंदर जो यूरेनियम है, ये, अब ये यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में यूरेनियम की कहां पर लोकेशन है, दैट इज पॉसिबिलिटी है, दैट इज लद्दाख, ओके। अब थोड़ा सा इस चीज को समझना। विंड एनर्जी, उसके बारे में अपन बात करें। स्टार्टिंग में हमें विंड एनर्जी के बारे में कोई इतना नॉलेज नहीं था। उसका हमने इनिशियली, स्टार्टिंग का मतलब मैं फ्रॉम एंशिएंट टाइम से बात कर रहा हूँ, इनिशियली वी यूज्ड इट फॉर जस्ट ओनली फॉर ड्राइंग आवर क्लोथ्स, फॉर सेपरेट द ग्रेन्स एंड हस्क, गेहूं और जो उसके जो बाकी जो कचरा होता है उसको हटाने में, इसमें अपन ने यूज किया था। लेटर ऑन जैसे जैसे हमने साइंटिफिक उसके बारे में और हमें नॉलेज हुआ, उसकी पावर का, उसके फ्लो के बारे में हमने नॉलेज और गेन किया, हमने उसका धीरे धीरे यूज और पर्पज में करना स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल सेलिंग द बोट्स, बोट वगैरह चलाने में हमने उसका यूज किया, शिप्स वगैरह के अंदर। इसके अलावा जो विंड मिल है, उस विंड मिल की हेल्प से हमने वाटर को, जो हमारे रिवर्स हैं या जो कैनाल्स हैं या जो अंडरग्राउंड वाटर है, उसको लिफ्ट अप करने में अपन ने उसका यूज किया। करंट टाइम में
हम जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजिकल इन नॉलेज इम्प्रूव्ड होता गया, टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन हमने डेवलप की, आज के टाइम हम उसका यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। जो आप देखते भी हैं, बड़ी बड़ी विंड मिल्स लगी हुई हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इन पास्ट जब हमारे पास कोई टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं था, द विंड एनर्जी वाज इन द कैटेगरी ऑफ पॉसिबल और पोटेंशियल रिसोर्स। तो उस टाइम पर वो किस कैटेगरी में थी? पोटेंशियल और पॉसिबल रिसोर्स की कैटेगरी में। बट जैसे जैसे हमें उसकी स्ट्रक्चर, उसकी फ्लो, पावर, उसके बारे में हमें पता चला और हमने डिवाइसेस का यूज करना स्टार्ट किया, नाउ दैट कम इन द कैटेगरी ऑफ एक्चुअल रिसोर्स या रियल रिसोर्स कैटेगरी में वो आ चुका है। सिमिलर थिंग इनके साथ है। न्यूक्लियर एनर्जी का यूज हम कर रहे हैं पावर प्लांट्स में, लेकिन हमें उसका अभी तक पूरा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, एग्जैक्ट वर्किंग, एग्जैक्ट अमाउंट नेचर में कहाँ कहाँ कितना कितना अवेलेबल है और किस तरीके से उसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन दैट इज ए वेरी डेंजरस थिंग्स। तो हमें इसके बारे में अभी और वर्कआउट करना है। सोलर एनर्जी के एग्जांपल दे देता हूं मैं ताकि आप इस चीज को समझ सकें। हम अर्थ पर गिरने वाली सनलाइट का बहुत 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 कम यूज कर पा रहे हैं। एक डाटा आपके लिए बोल रहा हूं, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। हमारी जो रूफ है, छत जो है, उसके ऊपर एक सनी डे, नॉर्मल जो डे है विदाउट क्लाउड्स का, उसमें जो सनलाइट गिरती है उसका अमाउंट होता है अप्रोक्सीमेटली 3 यूनिट पर मीटर पर सेकंड। मतलब हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी 3 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जितनी एनर्जी रखती है उतनी पर सेकंड पर मीटर में गिरती है। लेकिन क्या हम उसका यूज कर पा रहे हैं? नो, बिकॉज एट दिस टाइम we do not have such instruments which completely utilize it. हमारे पास अभी कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जो कंप्लीटली उसका यूटिलाइजेशन कर सके और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी या किसी और एनर्जी फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म के अंदर वो उसे कन्वर्ट किया जा सके। इसलिए सोलर एनर्जी किस कैटेगरी में है? पॉसिबल या पोटेंशियल रिसोर्स में। हाँ, हमने सोलर पैनल्स बना लिए, सोलर सेल्स बना लिए, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं है जितनी मैंने अभी बात की। तो जैसे ही हम उसका यूज करना, ड्रॉन करना, स्ट्रक्चर वगैरह वो सब समझ जाएंगे, नाउ ये पॉसिबल या पोटेंशियल से कन्वर्ट किस में हो जाएगा? एक्चुअल रिसोर्स में। गॉट इट? सिमिलर ओशन, ओशन जो है दैट आर द ए वेरी बिग सोर्स ऑफ एनर्जी। वो हमारे लिए एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, बट करेंटली वी डू नॉट हैव इंस्ट्रूमेंटेशन टू हार्नेस दीज एनर्जी, दैट एनर्जी फ्रॉम द ओशन. Okay, so that oceanic energy also come in the category of potential or possible resource. Okay, second है on the basis of origin, कहाँ से वो obtain हुआ है उसकी बेसिस पे अपन बात करें तो there is two type, biotic और abiotic. As you know, biotic means living organism, abiotic means non living organism. जब अपन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या उससे ऑब्टेन्ड किसी मटेरियल को एज ए सोर्स यूज करते हैं तो दैट इज बायोटिक रिसोर्स। तो वो क्या है हमारे लिए? बायोटिक रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल्स। ओके, लेकिन जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स को या उस नॉन लिविंग थिंग्स से मिलने वाली किसी मटेरियल को जब हम यूज करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? ए बायोटिक रिसोर्स। गॉट इट? जैसे कि एयर, वो सॉइल, वाटर, लाइट, मेटल्स, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? दैट आर एबायोटिक रिसोर्सेज। ओके, थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिस पर, डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिस पे अपन बात करें तो रिसोर्सेज आर ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज. वन इज लोकल रिसोर्स एंड सेकेंड इज यूनिवर्सल रिसोर्सेज. Those resources which are found at a particular place of the world are
and are not easily available called local resources। ऐसे रिसोर्सेज जो कि वर्ल्ड के पर्टिकुलर प्लेस पे पाए जाते हैं, कहाँ पर, वर्ल्ड के पर्टिकुलर प्लेस पे पाए जाते हैं और इजीली हमें अवेलेबल नहीं है। इजीली अवेलेबल का मतलब वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी अवेलेबल हो, ऐसी सिचुएशन नहीं है, पर्टिकुलर प्लेस में ही वो अवेलेबल है। ओके, तो उन्हें क्या कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड लोकल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, आयरन, यूरेनियम, जिंक, ये जितनी मेटल्स की या जितने भी अपन ने मिनरल्स की बात की, ये वर्ल्ड के पर्टिकुलर प्लेसेस में लोकेटेड हैं, जहां से इनका इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल वे में हम इनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो ये पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, लोकल रिसोर्सेज। सेकंड आते हैं यूनिवर्सल। दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर एंड इजीली अवेलेबल कॉल्ड यूनिवर्सल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो कि वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में, एवरीवेयर, सभी जगह पर मौजूद है। अब यहाँ पर वर्ल्ड का मतलब लैंड से आप कहीं बोले मून पे चले जाए, मून यूनिवर्स में आ गया। लैंड याद कीजिए चैप्टर नंबर 15 में अपन ने बोला था, वर्ल्ड का मीन्स अर्थ से लिया जाएगा यहाँ पर। ओके, दीज रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, लैंड पर सभी जगह पर अवेलेबल है, एंड इजीली अवेलेबल, और हमारे लिए इजीली अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि हमें इनको लेने के लिए किसी दूसरे प्लेस पे जाना पड़ता हो। दैट आर यूनिवर्सल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल वाटर, एयर, सनलाइट एटसेट्रा। गॉट इट, अंडरस्टैंड? तो इन्हें क्या कहा जाएगा, दीज आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसोर्सेज। ओके, नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। ये भी एक तरीके का क्लासिफिकेशन है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ब्रॉडली रिसोर्सेज को क्लासिफिकेशन में यही यूज किया जाता है। वो लोकल, यूनिवर्सल या रियल, एक्चुअल, वो एक क्लासिफिकेशन का एक पैटर्न जरूर है। बाकी मेनली जब क्लासिफिकेशन की बात की जाएगी तो कौन आएगा, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सबसे पहले बात करें रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Those resources whose rate of formation is faster than rate of consumption and can be used again are called renewable resources। ऐसे resources जिनकी rate of formation उनके रेट ऑफ कंजप्शन के मुकाबले फास्ट होती है और जिन्हें यूज अगेन एंड अगेन, बार बार हम जिनका यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उन्हें क्या कहा जाएगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब यहां पर देखना, रेट ऑफ फॉर्मेशन यानी कि उनके नेचर में बनने की रेट, नेचर में, नेचुरल की बात हो रही है यहां पर। ओके, नेचर में उनके बनने की रेट उनकी कंजप्शन रेट के मुकाबले फास्टर हो या उसके बराबर हो, इट, तो उन्हें कहा जाएगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इट, या इसकी एक और डेफिनेशन अपन कंसिडर कर सकते हैं, दोज रिसोर्सेज विच या दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड इजीली नेचर। ऐसे रिसोर्सेज जो कि नेचर में इजीली रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं, नेचर में इजीली रिप्लेनिश्ड होते हैं, यानी कि नेचर में जिनकी आपूर्ति वापस हो जाती है, वापस से अवेलेबल हो जाते हैं, दैट आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड एंड नॉन एग्जॉस्टेबल। ये रिसोर्सेज जो हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, यानी कि उनकी कोई लिमिट नहीं है, एंड नॉन एग्जॉस्टेबल, कभी खत्म नहीं होंगे। एग्जॉस्टेबल का तो मतलब होता है खत्म होने वाले, जबकि नॉन एग्जॉस्टेबल, सो दे विल नेवर फिनिश और एग्जॉस्ट इफ यूज प्रॉपरली। अगर हम इसका यूज प्रॉपरली करें तो ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सनलाइट, विंड एनर्जी, बायोमास, यानी कि प्लांट एंड एनिमल्स। सिंपल सी इसकी बात करें अपन, प्लांट और एनिमल्स, अगर हम इनका प्रॉपरली यूज करें, फॉर एग्जाम्पल अपन ने एक फॉरेस्ट से वुड कट की, उसका प्रॉपर हमने उसका यूज किया और उस फॉरेस्ट को वापस से ग्रो करने दिया, तो आफ्टर सम टाइम वहां पर वापस फॉरेस्ट बन चुका होगा, तो वापस हम उसकी कटिंग कर सकते हैं। तो अगर हमने उसका प्रॉपर यूज किया तो वो कभी भी हमारे लिए खत्म नहीं होगा। गॉट इट,
अंडरस्टैंड? तो these resources are unlimited and non-exhaustible. क्लियर? सेकेंड आते हैं नॉन रिन्यूएबल, जस्ट अपोजिट, द रिसोर्स whose rate of formation is very very less than rate of consumption. ऐसे रिसोर्सेज जिनकी रेट ऑफ फॉर्मेशन उनकी रेट ऑफ कंजप्शन के मुकाबले बहुत ज्यादा स्लो होती है, बहुत कम होती है, आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं. गॉट इट? दीज रिसोर्सेज, एक और डेफिनेशन में अपन बोले तो दोज रिसोर्सेज which are limited and there is no hope for their creation or take very long time to build again. ऐसे रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड हैं, कैसे हैं? लिमिटेड हैं, और जिनकी फ्यूचर में होप बहुत कम है वापस से बनने की, फ्यूचर में होप बिल्कुल नहीं है, या जिनकी बनने की रेट बहुत ज्यादा है, बनते तो हैं लेकिन बहुत ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. दीज आर लिमिटेड, नेचर में लिमिटेड होते हैं, एंड एग्जॉस्टेबल, खत्म होंगे, खत्म होने लायक है, मतलब फ्यूचर में वो एलिमिनेट होते हैं, होंगे. कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, दैट आर कम इन द कैटेगरी ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एक सिंपल सा एग्जांपल इस चीज को समझने के लिए, सपोज देयर इज ए बकेट. ओके, मानते हैं एक बकेट है, बाल्टी है, उसको एक टेप के नीचे अपन ने प्लेस किया है और टेप को अपन ने ओपन कर दिया, नल के नीचे रखा और उसको ओपन कर दिया. नाउ नल से उसमें पानी आ रहा है, वो जो है उसको अपन मान लेते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन. ओके, दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन. अपन एक प्लास्टिक के किसी भी यूटेंसिल जैसे जग वगैरह है, उससे अपन उससे पानी निकाल रहे हैं बकेट से, वो जो पानी निकालना है दैट इज रेट ऑफ कंजप्शन. ओके, अगर आपकी बकेट से पानी निकालने की जो रेट है, अगर उसी रेट से या उससे ज्यादा स्पीड से, उससे ज्यादा रेट से वाटर कंटिन्यूअसली उस बकेट में आता रहे, तो वो बकेट कभी भी खाली नहीं होगी. दैट इज द सिचुएशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन यानी कि बकेट की फिल होने की रेट आपकी कंजप्शन रेट के मुकाबले ज्यादा है, तो वो कभी भी उसका एंड नहीं होगा. सेकेंड कंडीशन में अपन बात करें, जो टेप है उससे ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर नीचे की साइड में आ रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर आ रहा है, और अपन जो जग है वो फिल्ड कंडीशंस में अपन निकाल रहे हैं, पूरा भर भर के निकाल रहे हैं. तो इस कंडीशन में क्या होगा, या टेप जो है वो बंद है और आप बकेट से आप लगातार वाटर जो है वो ड्रॉन आउट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं. उस कंडीशन में यू नो दैट आफ्टर सम टाइम द बकेट विल बी एम्प्टी, जो बकेट है वो खाली हो जाएगी. व्हाई? बिकॉज यहां पर जो सप्लाई है या रेट ऑफ फॉर्मेशन यानी कि जो बकेट में पानी गिरना है वो या तो बहुत कम है या बिल्कुल बंद है. गॉट इट? सो दैट कंडीशन, उसमें जल्दी ही वो खाली होगा, तो वो कंडीशन क्या आ गई, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज केस. ओके, जैसे एक सिंपल सी बात करें, कोल, पेट्रोलियम, आज जो अपन कोल और पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं, दे आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ मिलियन ईयर्स, कई लाखों सालों की प्रोसेस के कारण से वो बने हैं. जबकि हमने कंजप्शन, अगर अपन थोड़ा सा हिस्ट्री में चलें तो 18 सेंचुरी से, जैसे जब से जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का इनोवेशन किया था, उसके बाद जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद मतलब 18-19 जो सेंचुरी है, 20th सेंचुरी, उसके अंदर कोल पेट्रोल का इतना ज्यादा कंजप्शन हो चुका है कि दे विल बी एलिमिनेट वेरी वेरी इन फ्यूचर, क्लोज, दे आर जस्ट एट द एंड ऑफ. ओके, मतलब वो बिल्कुल खत्म होने के ऊपर है, वर्ज ऑफ जो एक्सटिंक्शन बोल सकते हैं अपन, या वर्ज ऑफ एंडिंग, उसके ऊपर है, बिल्कुल किनारे पर है. व्हाई? मिलियन ईयर्स लगे थे और हमने 200 ईयर्स में उसको एलिमिनेट करने की पोजीशन पर आ चुके हैं. बिकॉज
रेट ऑफ फॉर्मेशन के मुकाबले रेट ऑफ कंजप्शन फास्ट रहेगी. गॉट इट? तो दैट इज एग्जांपल ऑफ comes in the category of non renewable resources. ओके, द कंटिन्यूअस. अब यहां पर एक पॉइंट आता है कि हमें रिसोर्स का मैनेजमेंट, सॉरी क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है हमें रिसोर्सेज का केयरलेस मैनर में यूज क्यों नहीं करना चाहिए. द कंटिन्यूअस एंड एक्सेसिव यूज ऑफ एनी रिसोर्स कैन फिनिश इट. कोई भी रिसोर्स का आप कंटिन्यूअस यूज करें और ओवर एक्सप्लॉइट करते हुए उसका यूज करें, एक्सेसिव यूज करें. अर्थ पर अवेलेबल रिसोर्सेज की बात कर रहा हूं मैं. ओके, आप कहीं सनलाइट की बात करें तो वो अर्थ के ऊपर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर अर्थ पे अवेलेबल की बात हो रही है. तो अर्थ पर जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका आप कंटिन्यूअस और एक्सेसिव यूज करें तो वो डेफिनेटली फिनिश होंगी और फ्यूचर जनरेशन विल नॉट एबल टू यूज इट, और फ्यूचर जनरेशन उसका यूज नहीं कर पाएगी. सीधी सी बात है, अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन के मुकाबले आप बहुत तेजी से, जैसे सिंपल सी बात करें, फॉरेस्ट में रेट ऑफ फॉर्मेशन, फॉरेस्ट जो रिप्लेनिश होता है उससे पहले आप उसको वापस कट कर डालें तो वो कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगा. तो उस कंडीशन में आपको अवेलेबल कहां से रहेगा वो. तो रेट ऑफ जो कोई भी रिसोर्स जो है उसको अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज किया जाए तो वो फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा. इसीलिए हमें किसी भी रिसोर्स का केयरलेस मैनर में यूज नहीं करना चाहिए. गॉट इट? क्लियर? About the management of natural resources, what is the management, what is the mean, what is the management need, we will discuss in next class. Thank you.